और बात करो। देखो सबसे पहले हम लोग 100% सिलेबस कवर अप करेंगे। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है ना अच्छा, जो बहुत कुछ संभालने नहीं सक रहा अभी से ही, तो वो लोग ध्यान से सुनना। तो ऐसा ऐसा स्टूडेंट जो अच्छा पूरा 100% सिलेबस को कवर अप नहीं करने सके, मतलब 100% का मतलब क्या हुआ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ऑप्शन भी तो बहुत सारा देता है। पेपर पैटर्न दे चुके हैं तुम लोग, दिए थे। वो पूरा 100% कवर अप कर दिया जाएगा, मतलब तुम लोग कोई भी बुक को अगर फॉलो करते हो या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है सारा तुम लोगों को मिल जाएगा। सारा आंसर भी अच्छा तरह से लिखने सकोगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो लोग 100% सिलेबस को कवर अप नहीं कर, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऐसा स्टूडेंट के सीट दे चुके अरे दिए थे। 167 के कितना क्वेश्चन था, बोले थे इतना कवर अप कर लेना, बस इतना कर लेने से स्टार्टिंग में उतना भी कर लोगे ना, कम से कम बता दे। और में देखो, और में आएगा कि नहीं कंफर्म नहीं, किंतु अगर उस सीट को कर लेते हो तो 100% मतलब 100 में 100 मार्क्स का तुम लोग को मिल जाएगा कंफर्म। समझ में आया तुम लोगों को? इसके अलावा उतना भी करने का इच्छा नहीं है भैया, मान लीजिए 50-60 भी आ जाएगा तो काम हो जाएगा, मिनिमम कम से कम 50-60। तो देखो हम लास्ट टाइम में आते आते ठीक है, तो तुम लोग एक सजेशन इशू कर देंगे, नहीं होगा तो उसको पढ़ कर चल जाना, हंसते खेलते 50-60 आ जाएगा। स्टूडेंट का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किया हुआ है पहले से ही, तो एक काम करना उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा से 50-60 कम, पूरा क्वेश्चन ही मैच कर जाएगा, ठीक है। किंतु इसलिए हमको 100% कवर अप करना पड़ा है, नहीं तो जो छोटे छोटे टॉपिक ना मेरे को बड़ा आंसर लिखने में मदद नहीं करेगा। क्यों? हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन दिया 5 मार्क्स का, इतना लिखेंगे, 5 में 3-3.5 मिलेगा। लेकिन देखो इतना अच्छा से तुम लोग प्रेजेंट करने सक रहे हो एग्जाम में, जो बहुत सारा बुक में भी लिखा नहीं हुआ है। जैसे क्या क्या नहीं लिखा हुआ था, किन लोगों के लिए कंपलसरी है, बुक में पढ़ना लिखा रहेगा, जिन लोगों को लॉ बोलता है उन लोगों के लिए कंपलसरी है, लेकिन उसमें नहीं लिखा रहेगा कि कंपनी के लिए कंपलसरी है, या फर्म का टर्नओवर अगर 100 लाख से ज़्यादा होगा तब कंपलसरी है, ग्रॉस रिसीप्ट यदि कोई प्रोफेशनल पर्सन है 25 लाख से ज़्यादा होगा तब कंपलसरी है। तब तुमने इतना अच्छा अच्छा वर्ड जब यूज करोगे ना वहाँ पर, तुम लोगों को मार्क्स में और ज़्यादा इंक्रीजमेंट मिलेगा। जैसे कि क्या इंटरनल ऑडिट सब जगह कंपलसरी है? कहाँ कहाँ कंपलसरी था? यदि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो उसको इंटरनल ऑडिट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा पब्लिक कंपनी है लेकिन लिस्टेड नहीं है तब, तो 4 कंडीशन था। यदि 4 में से एक भी कंडीशन, एक भी के लिए यदि सेटिस्फाइड हो जाता है, एक भी कंडीशन टूट जाता है, तो उन लोगों को इंटरनल ऑडिट, इसके लिए पब्लिक अनलिस्टेड के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 कंडीशन था, 2 में से यदि एक भी टूटेगा तो इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा। तो ये सब जो तुम लोग कंडीशन लिखो, क्यों कंपनीज एक्ट 2013 जो आ चुका है हम लोगों का, ये सारा का सारा न्यू अमेंडमेंट लेके आया है। बहुत सारा नया, मतलब अमेंडमेंट मतलब क्या, बहुत सारा नया नया टॉपिक है। जैसे कि देखो तुम लोग का हाथ में एक सीट दिया गया था ना, पतला सा बहुत सारा, हम कोशिश किए, 3 सीट दिए थे, तुम लोग कोशिश करना सारा उस चीज से पढ़ना। किंतु अच्छा वो जो सीट है ना, हम बहुत में हम 1956 का ना दे, किंतु उसमें जो अंडर सेक्शन लिखा हुआ है ना उस सीट में, जितना अंडर सेक्शन लिखा हुआ है सारा का सारा 1956 का है। किसका है? इसीलिए वहां से अंडर सेक्शन एकदम याद मत करना। समझ में आया तुम लोगों को? वहां से अंडर सेक्शन याद नहीं करना है। अंडर सेक्शन हम उस समय चेंज नहीं करने सके थे क्योंकि नहीं आया था उस समय तक, लेकिन अब हम तुम लोग अंडर सेक्शन चेंज करवा देंगे। यदि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो तो अंडर सेक्शन नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत है? कुछ मार्क्स कम होगा ना, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स रिजेक्ट करेगा, करने दो। मानते 5 में 5 नहीं मिलेगा, 10 में 10 नहीं मिलेगा, किंतु अच्छा देखो अंडर सेक्शन गलत हो गया ना तो बहुत मार्क्स रिजेक्ट हो जाएगा वहां पर। तो इस कारण से बोल रहे हैं, देखो जब कंपनी एक्ट 2013 का जो जो अंडर सेक्शन है वो हम चेंज करवा देंगे, उसको थोड़ा तुम लोग धैर्य रखना। हम लिखना शुरू भी कर चुके हैं, क्या क्या अंडर सेक्शन कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, समझ में आया? तो अब देखो जैसे कि बताओ हमको स्टेटरी ऑडिट क्या होता है, बताएगा कोई हमको? एग्जाम में बहुत बार आता है एग्जाम में, ये डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ तो हमको, बताओ। अच्छा हाँ बोलो। प्रॉफिट, प्रॉफिट 100 लाख से ज्यादा होगा और टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा होगा, ये कैसे पॉसिबल? अच्छा जिसका टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो उसका प्रॉफिट 100 लाख से ज्यादा हो जाएगा? ऐसा प्रॉफिट के बारे में कभी कुछ बोले थे क्या हम? नहीं, याद करो क्या बोले थे, सुनो। स्टेटरी ऑडिट क्या होता है, वो गलत बोल रही थी, ठीक है छोड़ो। स्टेटरी ऑडिट का मतलब जहां पर ऑडिट करना कंपलसरी हो जाता है, समझ में आया? ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर कंपल, देखो एनुअल ऑडिट का नाम तुम लोग सुना है कभी? एनुअल ऑडिट मतलब जो प्रत्येक साल किया जाता है,
वो मतलब कंपलसरी भी हो सकता है और ऑप्शनल भी हो सकता है। स्टेटरी ऑडिट, एनुअल ऑडिट क्यों नहीं बोलते हैं स्टेटरी ऑडिट, लेकिन एक वर्ड क्या चेंज है, जहां पर कंपलसरी ऑडिट होता है ना, कंपलसरी, उसका कहते हैं स्टेटरी ऑडिट। क्या बोलते हैं, मतलब पहला बात, ये कंपलसरी ऑडिट का दूसरा नाम है। कंपलसरी ऑडिट को स्टेटरी ऑडिट बना देता है, लेकिन अच्छा ये ऑप्शनल है, क्यों भैया, क्योंकि देखो जैसे कि अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर ये लागू ही नहीं होता है, वहां पर कंडीशन है सेटिस्फाइड होगा तब तो लागू होगा, लेकिन स्टेटरी ऑडिट का नाम ही है कंपलसरी ऑडिट, मैंने करना पड़ेगा। एनुअल ऑडिट और कंपल स्टेटरी ऑडिट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना बताओ। एनुअल ऑडिट मतलब वो ऑडिट जो प्रत्येक साल किया जाता है उसे एनुअल ऑडिट कहते हैं भैया, स्टेटरी ऑडिट के प्रत्येक साल नहीं होता, पहले मेरा बात ध्यान सुनना। एनुअल ऑडिट का मतलब हुआ ऑडिट जो प्रत्येक साल किया जाता है, फिर वो ऑप्शनल होता है, जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी कंपलसरी होगा। जैसे कि अगर ग्रॉस रिसीव 25 लाख से ज्यादा होगा तभी कंपलसरी होगा, या तो टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा होगा तभी होगा। समझ में आया कि नहीं, एक कंपनी है तब तो कंपलसरी है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है एनुअल ऑडिट से बोले। एनुअल ऑडिट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया, लेकिन जैसे ही एनुअल ऑडिट कंपलसरी हो जाता है, जैसे ही कंपलसरी हो जाएगा उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब कंपलसरी होते ही नाम बदल जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो अच्छा बताओ, क्या इंटरनल ऑडिट हर एक साल करना पड़ेगा, मान लेते हैं अच्छा एक कंपनी है, जैसे कि हम तुमको नाम दे रहे हैं, बताते हैं नाम क्या है। नाम है, मान लो अच्छा राम, राम लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। इसका जो टर्नओवर है ना, इसका टर्नओवर 250 करोड़ है। देखो तो क्या इसके लिए कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, कंपलसरी हो गया तो, लेकिन सपोज मान लो क्या कंपलसरी हो गया, इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हुआ, ठीक है। यदि सपोज इसका टर्नओवर सिर्फ 50 करोड़ होता तब क्या ये कंपलसरी होता, इंटरनल ऑडिट नहीं होता। लेकिन इंटरनल ऑडिट भले ही कंपलसरी नहीं होता, लेकिन स्टडी ऑडिट कंपलसरी होता। क्यों कंपलसरी होता, क्योंकि ये कंपनी है, अब कंपनी में स्टडी ऑडिट करना ही पड़ेगा। समझ में आया तुम लोगों को, इसके कंडीशन देखना पड़ता है, इसके लिए नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा इसका मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है, इसमें ऑडिटर अपना क्या देता है, अच्छा ओपिनियन देता है, इसमें क्या कहता है, मैनेजमेंट को सजेशन देता है। समझ में आया, इसमें अपना ओपिनियन देगा, इसमें बस सजेशन देगा। इसमें क्या पता चलेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में, ठीक है। तो इसमें कंपनी का जो गवर्नेंस है ना उसके बारे में पता चलता है, ठीक। अच्छा इसको क्या सीए से ही करवाना पड़ता है क्या स्टेटरी ऑडिट, या इसके लिए तो सीए चाहिए, लेकिन ये क्या सीए रहेगा तभी होगा, ये सीए नहीं रहेगा तब भी चले, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सीएस भी करने सकेगा। समझ में आया, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। बाकी कुछ पॉइंट अभी हमको और भी बताना चाहिए, तो आने दो, ऐसे टॉपिक सब हो जाएगा कवर अप, ठीक है। फिलहाल तुम लोग डिफरेंस तो जान गए, कभी कभी स्टेटरी ऑडिट देगा एग्जाम में लिखने के लिए, मतलब वो ऑडिट जब कंपलसरी हो जाता है ना, जैसे एनुअल ऑडिट कंपलसरी होगा बस उसका नाम चेंज हो जाएगा, एनुअल का जगह बन जाएगा स्टेटरी ऑडिट, और कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो क्या होता है, अच्छा जब तक स्टूडेंट 12 क्लास में रहता है तो बोलता है कि हम 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12 के बाद जब कोई आगे का मान लो डिग्री कोर्स के लिए पढ़ाई करता है तो क्या बोलता है, हम 13 में पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बोलता है क्या। हाँ कुछ लोग बोलते हैं, उन लोगों की बात अलग है। तब क्या बोलता है, हम लोग बीए पार्ट 1 है या बीकॉम पार्ट 1 है, ऐसा नहीं बोलता 13 14 15, ऐसे कोई बोलता है क्या, मतलब ऐसे बोलता है तो गलत है, ऐसे बोला नहीं जाता है किसी, तो उसकी तरह से बस। समझ में आया, तो एनुअल कैसे कंपलसरी हुआ और उसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। और हमको कुछ टॉपिक और पढ़ना है, बता दें।
और देखो सिर्फ 3 टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक। उसके बाद एक सिर्फ बहुत ही बेकार सा टॉपिक है जिसका नाम है, ऐसे 530 में आता है वो, ऑडिट सैंपलिंग। कोई चैप्टर था ऑडिट सैंपलिंग, वो टॉपिक आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तो अच्छा तुम लोग काफी दिन के बाद आए, तो पढ़ोगे पूरा बोर हो जाओगे। इसके लिए हम थोड़ा सा 2 क्लास का वेट करेंगे। वो ऐसा एक ऐसे है जो पूरा बोर कर देता है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, CIS के बारे में। कोई नाम सुना है इसका, बताओ हमको, CIS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको और एक नाम से बुलाया जाता है, नोट कर लो। उसका नाम है EDP। EDP का कोई फुल फॉर्म बताएगा हमको, हाँ बोलो, कौन बोल रहा था। EDP शीट में होगा, अच्छा लिखा हुआ, हाँ बोलो चेतना, क्या, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा और सोचो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसीड्यूर। एग्जाम में हो सकता है नाम चेंज करके दे। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लेखा करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं, कंप्यूटराइज की मैनुअली, मैनुअली नॉर्मली जो होता है मैनुअली। ये काम बहुत आगे चलता था, ज्यादातर बुक्स ऑफ अकाउंट में भी लेखा, जैसे छोटा मोटा जो दुकानदार लोग रहता है, फर्म वगैरह रहता है, छोटा मोटा के बारे में बताया, जो स्मॉल साइज में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग मैनुअली रिकॉर्डिंग करता है। तो अब क्या गया, CIS सिस्टम आ चुका है, मतलब अब ना मैनुअली बहुत ही कम रिकॉर्डिंग होता है, CIS में रिकॉर्डिंग होता है, मतलब कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा बताओ, तो इस सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने से हम लोग का क्या क्या फायदा, मतलब इस सिस्टम में क्या क्या है, अगर इसमें रिकॉर्डिंग होगा तो फायदा क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला, अच्छा इसका बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, मतलब इसमें उतना कोई झमेला नहीं है, आसानी से एक जनरेटिव, ठीक है, तो वो अपने आप लेजर पोस्टिंग कर लेगा, जैसे कि टैली आता है, दिन प्रतिदिन एक से एक टैली आ रहा है, ठीक है, तो न्यू मॉडल का, मतलब अच्छा इसमें हम लोग सिर्फ जनरल एंट्री पास कर देंगे ना, वो अपने आप लेजर पोस्टिंग कर देगा, मतलब उतना रिकॉर्डिंग करने का कोई झमेला नहीं है, पहला बेनिफिट। दूसरा, टेंशन नहीं है कि गलत अकाउंट में जाएगा, अगर तुम गलत जनरल एंट्री पास करो तो पक्का गलत अकाउंट में जाएगा। मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते थे, कभी कभी जनरल एंट्री में कुछ और लिखते थे, लेजर पोस्टिंग गलत से गलत जगह कर देते थे, या अमाउंट में भी मिस्टेक कर देते थे। लेकिन कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का भी कोई खतरा नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट काम करता है, और क्या फायदा है, हाँ बोलो क्या, अच्छा ओ अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक कर लो, अच्छा इसको, और इसमें क्या फायदा है, हाँ बोलो, कॉस्ट, नहीं ऐसे मत, हाँ अच्छा वेरी गुड, लेबर कॉस्ट कम हो जाता है, टाइम बहुत सेव होता है, ऐसे बोल सकते हैं जब डॉक्यूमेंट भी सेव हो जाता है क्या, उसमें बहुत ज़्यादा पेपर का यूज होता था। इसके बाद और एक फायदा है कि अगर मान लो हम लोग इसको आसानी से सेव करके रख भी सकते हैं, आसानी से सेव करके रखा जा सकता है। और बोलो नुकसान है अगर कुछ ऐसा चीज, अच्छा इसमें जैसे कि तुमको एक्सेल वगैरह बताए, बहुत सारा सर्विस टैक्स वगैरह हम लोग को बार बार अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता था ना। अगर इस सब सिस्टम में क्या होता है, खासतौर पर कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, तो कुछ अगर चीज निकालना है, तो अगर मान लो ए में पूरा पॉइंट लिख के रखे, बी में पूरा लिखे, मैनुअली हम लोग को एक एक कैलकुलेट करना पड़ता था। यहाँ पर अगर सिर्फ ए इंटू बी कर देंगे तो पूरा अपने आप कैलकुलेट कर देगा, मतलब इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन का भी झमेला नहीं होता है। अब इसके बारे में हमको थोड़ा सा और कुछ जानना है कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। अच्छा अगर एग्जाम में आया सपोज CIS और मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में डिफरेंस लिखने, क्या तुम लोग लिखने सकोगे, अरे बहुत सारा डिफरेंस है, जैसे कि कुछ बताओ तो डिफरेंस हमको। अरे ये टाइम सेव करता है CIS, वो टाइम सेव नहीं करता, इसमें डॉक्यूमेंट कम लगता है, उसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगता है,
इसमें अपने आप इसमें ट्रांजेक्शन बहुत स्पीड होता है, उसमें ट्रांजेक्शन बहुत स्लो होता है। हाँ बताओ एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है, उसमें एक्यूरेसी कम है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर ऐसे बोल सकते हो कंप्यूटर सीआईएस में सॉफ्टवेयर का यूज होता है, मैनुअली में तो सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब सुनो सीआईएस के बारे में। इसको दो तरह से कंट्रोल किया था, या तो बोल सकते हैं ऐसे दो तरह का होता है नॉर्मली, टू टाइप। पहला देखो, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को दो तरह से हम लोग कंट्रोल करते हैं। पहला जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल क्या होता है, जब खास तौर पर अच्छा हम लोग क्या करते हैं ना, ऑफिस वगैरह में जब नॉर्मली लैपटॉप हम लोग देते हैं, मान लो अपना किसी स्टाफ को दिए, एम्प्लॉय को, एक काम कीजिए बहुत सारा काम है ना, आप घर पर भी जाके कर सकते हैं, ऐसे देते हैं क्या घर पर करने लेने के लिए? तो उसमें हम लोग जनरल कंट्रोल रखते हैं। जनरल कंट्रोल का मतलब देखो, जो कंपनी नहीं रखता होगा वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारा कंपनी रखता है। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जब तक कंपनी नहीं चाहेगा ना, तब तक तुम लोग वेबसाइट नहीं खोलने सकोगे। जैसे कि तुम्हारा काम किस वेबसाइट से, गूगल का जो जो वेबसाइट से तुम्हारा काम होगा तुम वही सब खोलने सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि मान लो जैसे कि विशाल को दे दिया, वहाँ पर सिस्टम कर दिया। ऐसा सिस्टम हो सकता है कि विशाल जाकर भी नौकरी.com, शादी.com ये सब नहीं खोलने सकेगा? पॉसिबल है कि नहीं है? अगर नहीं जानते तो सुन लो, ये सब पॉसिबल है। वो लॉक कर दिया जाएगा। गूगल में जो कंपनी चाहेगा वही अकाउंट, वही सब वेबसाइट खुलेगा। तुम चाहकर भी अलग वेबसाइट नहीं खोल सकते हो। भैया सपोज मान लीजिए कोई पेन ड्राइव चाहकर यूज करना चाहे तो कर सकता है क्या? सिस्टम कर दिया जाएगा, वो मतलब लेगा ही नहीं पेन ड्राइव को। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेन ड्राइव नहीं लेगा, तुम्हारा सीडी से तुम देख भी नहीं सकते हो कोई भी वीडियो। मतलब कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम रहेगा जो सिर्फ अपना घर पर ही यूज करने से। जैसे कि मेरा लैपटॉप में सेटिंग किया हुआ रहता है, एनी टाइम कोई भी स्टूडेंट जाता है आराम से बोलते हैं आराम से वीडियो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। जितना भी कॉपी पेस्ट मारो तुम्हारा कंप्यूटर में प्ले होगा ही नहीं होगा, मतलब प्ले करने ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम सेटिंग करके रख दिया गया है वहाँ पर कि दूसरा जगह कभी प्ले नहीं हो सकता किसी के भी लैपटॉप में वो वीडियो, सिर्फ वो मेरा ही लैपटॉप में प्ले होगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम वो लोग आगे से सेट नहीं करके रखेगा, तो उसका एम्प्लॉय क्या होगा, जिस पर्पज से उसको काम करने के लिए भेजे वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे कि वो अपना मन से ऐप डाउनलोड कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। तो भैया सपोज मान लीजिए आगे चलकर उसको कोई ऐप का जरूरत पड़ गया, या तो मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का उसको जरूरत पड़ गया, तब वो क्या करेगा? तो देखो, अलग से कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। आईटी डिपार्टमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आईटी डिपार्टमेंट को जाकर बोलेगा तो आईटी डिपार्टमेंट उस साइट को अनलॉक कर देगा। ठीक है, तो तब उस साइट को तुम खोल सकते हो। या तो बहुत सारा कंपनी का भैया जानकारी लेना है, उसके लिए सीडी दिया, तो सीडी में एक इनक्रिप्टेड फाइल होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब वो सिर्फ एक मशीन आईडी होता है, वो सिर्फ उसी मशीन आईडी मतलब उसी लैपटॉप में प्ले होगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी मशीन आईडी मतलब दूसरा लैपटॉप में प्ले नहीं हो सकता है। तो इसको क्या बोलते थे? अच्छा, जनरल कंट्रोल। समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। भैया ये क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब हुआ हम लोग ज्यादातर ना हाई फाई एप्लीकेशन का यूज, देखो पहले ध्यान सुनो, कोई भी देखो सॉफ्टवेयर दो जो होता है ना, अच्छा सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। जैसे कि एक होता है अच्छा माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि जितना तरह का चीज है सब सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन एक अलग तरह का काम करेगा। काम का मतलब इसमें जनरली काम कर रहा था, इसमें एप्लीकेशन क्या करेगा, जैसे कि बहुत सारा कैलकुलेशन करना है ना, तुम आसानी से सिर्फ उसमें रखना वैल्यू वगैरह को, वो सारा कैलकुलेशन कर कर निकाल देगा, मतलब डायरेक्टली पुट कर देगा। तुमको ज़्यादा माथा खराब करने का जरूरत नहीं है, सारा लाइन से सेट रहेगा। जैसे कि सपोज मान लो इसमें क्या क्या सेट करके रखते हैं, जैसे कि सपोज मान लो टीडीएस है। टीडीएस का अगर मान लो हम फिर से उसका एक बार हम टीडीएस निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जितना टीडीएस काटना था एम्प्लॉय लोगों का काट, फिर से गलती से टीडीएस को मतलब ये कर दिए, मतलब अच्छा शीर्ष टिप दिए, तो क्या भैया फिर से टीडीएस लेस हो जाएगा? तो उस सॉफ्टवेयर बताएगा कि आप लोग पहले पर टीडीएस चुके हैं, फिर से आप क्या करना चाहते हैं वो पूछे। जैसे कि
हम लोग एक बार अगर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर से हमसे पूछता है ये पेस्ट हो चुका है, क्या आप उसको स्किप करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं, पूछता है कि नहीं पूछता है। मतलब क्या हो रहा है कि इस कारण से ये सारा ऐप वो लोग यूज करेगा कि ताकि गलती से दो बार सर्विस टैक्स चार्ज ना हो जाए, दो बार टीडीएस चार्ज ना हो जाए। वो सारा का सारा कौन सा कंट्रोल होगा, एप्लीकेशन कंट्रोल। जैसे कि देखो तुम कंपनी में तो लाखों ट्रांजेक्शन हो रहा है, इतना सारा ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्वाभाविक है हमको ऐप का यूज करना ही पड़ेगा। तो ये ऐप क्या करता है, जैसे कि देखो हम लोग कुछ इनपुट दिए, ये बीच में प्रोसेस होगा, इसके बाद क्या निकलेगा, आउटपुट। तो जनरल कंट्रोल कहता है तुम इसमें इनपुट डालो, डायरेक्टली आउटपुट को देखो। ये जनरल कंट्रोल का करना था। एप्लीकेशन कंट्रोल बोलता है ये जो कैलकुलेशन कैसे हुआ ना वो भी बताएगा। ये कौन बताएगा, हम बता रहे, मतलब ये कैसे कर रहा है वो एप्लीकेशन उस। जैसे कि देखो क्या होगा जनरल कंट्रोल में, जैसे कि नॉर्मली जनरल कंट्रोल का यूज कब होता है, जैसे कि स्कूल वगैरह हुआ ना, वहाँ मान लो टीचर लोग क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट लोग का कितना फीस कलेक्शन हुआ नहीं हुआ, एक्सेल वगैरह का काम करता है, वहाँ पर नॉर्मली ये सब चीज़ का काम होता है। किंतु बैंक वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, बैंक वगैरह में जाते हैं तो बैंक का तो अच्छा इंटरनेट से सारा ट्रांजेक्शन होता है, उसमें तो अच्छा हाई फाई वो लोग ऐप का यूज करेगा, वहाँ पर होता है अच्छा, वहाँ पर होता है अच्छा ऑनलाइन रियल टाइम का एक ऐप यूज करता है। जैसे कि बता दें ऑनलाइन रियल टाइम का मतलब हुआ ना, जितना भी सारा इंटरनेट से जो ट्रांजेक्शन हो रहा है जो सेकेंड में, जैसे कि तुमको एग्जांपल दें, सपोज मान लो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, भले मेरा बैंक अकाउंट बैंगलोर में है, लेकिन हमारे अच्छे मिनटों में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, इतना जल्दी रिकॉर्ड कर दे रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा कंट्रोल लगा हुआ है, एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ऑडिटर अगर चेक, भैया क्या ऑडिटर को इतना ज्यादा, ऑडिटर थोड़ी ना कोई इंजीनियर है, उसको इतना सारा नॉलेज कैसे होगा। तो सुनो, बैंकिंग में अगर देखेगा बैंक में ऐसा ट्रांजेक्शन है तो ऑडिटर वहां पर जाएगा ही नहीं। तो भैया लेकिन बैंक का ऑडिट तो करता है ऑडिटर, सही बात है। ऐसा ऑनलाइन रियल टाइम का ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए सीए वाला लोगों को, जब सीए कोई पास हो जाता है ना, एक अलग से कोर्स होता है, इसको बोलते हैं चेक कंप्यूटर। ये लिखना है अच्छा, हम लोग का सिलेबस में है। ऑडिट, ठीक है चल लिख देते, कंप्यूटर असिस्टेंस ऑडिट टेक्निक। इसमें क्या होता है ना, अच्छा कंप्यूटर इस चीज को, ये कोर्स करने के बाद इसमें बताया जाता है आपकी जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन हो रहा था वो किस तरह से हो रहा है, इसके बीच में जो प्रोसेस हुआ क्यों, इस कारण से ऑडिटर ताकि ये वेरीफाई करने से। जैसे कि टैली वगैरह के केस में क्या होता है, देखो टैली वगैरह का सॉफ्टवेयर नॉर्मली मार्केट में मिलता है, तो उसमें ज़्यादा चांस मतलब उतना नहीं रहता है कि मतलब इसमें क्या गड़बड़ी होगा कि नहीं होगा, ये कॉमन सॉफ्टवेयर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किंतु ये सारा सॉफ्टवेयर क्या है, हम लोग जानबूझकर ट्रांजेक्शन के अंदर गोलमाल कर सकते हैं, सर्विस टैक्स वगैरह। जैसे कि तुमको बताएं जो बड़ा बड़ा टीचर लोग हैं, ठीक है, तो ऐसा भी होता है, वो लोग भले जानबूझ के ऐसा सॉफ्टवेयर का यूज करेगा, क्यों, तुमको पता है जो बड़ा बड़ा ट्यूशन सेंटर होता है वहाँ पर चार्ज किया जाता है। अरे हम लोग सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग सर्विस टैक्स लेते हैं, मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, रीजन है मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा अभी आने वाला कम से कम तो 1 साल, ठीक है। तो उसके बाद जब अप्लीकेबल होगा तो हमको लेना पड़ेगा सर्विस टैक्स। तो वो लोग सर्विस टैक्स से बचने के लिए ऐसा तो सॉफ्टवेयर के अंदर गंडोगोल कर देगा, जिससे एक ऑडिटर उसको पकड़ने नहीं सकेगा। तो ऑडिटर को पकड़ने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, अच्छा ये वाला। ये कोर्स करने से क्या पता चलेगा, बता रहे हैं, इस कोर्स में हम लोग अच्छा ऑडिट ट्रेल समझाया जाएगा। कौन सा, अच्छा ओ सॉरी कंप्यूटर, कंप्यूटर कर लो। सुनो, एक ऑडिट टेल समझाया है। ऑडिट टेल होता क्या है, ऑडिट टेल का मतलब जैसे कि सपोज मान लो कोई ट्रेन है जो डायरेक्टली हावड़ा से लेकर दिल्ली तक जाती है, तो अच्छा दिल्ली तक कैसे जाएगी, अरे अच्छा एक इसके बीच में स्टेशन होगा कि नहीं होगा,
मतलब गाड़ी किस किस स्टेशन में रुका या किस स्टेशन से कितना बजे पास किए पता चल सकता है। ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो अच्छा, इसमें क्या होता है ना, हम लोग जब इस ऐप को यूज करते हैं तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? वो तो अच्छा सेकेंडों में ट्रांजेक्शन करके निकाल दिया वहां पर, यहाँ क्या कैलकुलेशन हुआ पता ही नहीं चला। वो ऐप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन, मतलब किसके बीच में क्या क्या हुआ, कैसे कैलकुलेशन किया, ये पता ही नहीं चला। क्यों? इसके लिए एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तब तक अच्छा सीए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, उसके लिए एक अलग से कोर्स कराया जाएगा। उस कोर्स में उन लोगों को ऑडिट ट्रेल भी सिखाया जाएगा। तो ये क्या बताएगा कि देखो ऐसा जो स्टेशन पर गाड़ी कब रुका, मतलब क्या होता है, जब हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे तब तो हम लोग आसानी से पकड़ लेते थे कि ये ऐसे कैलकुलेशन होता था। किंतु अच्छा इसमें क्या होता है, जब कोई एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या होगा, जैसे कि कोई अच्छा अगर एरोप्लेन से डायरेक्टली दिल्ली जाएगा तो पता चलेगा कि कितना बजे प्लेन कहाँ पर था, प्लेन कहाँ पर था, ये तो पता चलेगा क्या? मतलब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, जब हम लोग इनपुट डाल रहे हैं इसके अंदर, ये जो प्रोसेस करके आउटपुट दिया, जो प्रिंट आउट बार किया, इसके अंदर जो कैलकुलेशन हुआ, ये कौन सिखाएगा हम लोग को? ऑडिट टेल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑडिट टेल के बारे में थोड़ा सा लिख लो तो अच्छा, नोट करो तो। देखो अच्छा, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। ठीक है, रुको लिखते हैं ऑडिट ट्रेल के ऊपर। ये कभी कभी एग्जाम में ना शॉर्ट नोट आता है। बस इतना तक ही ये हमारे सिलेबस में था। ठीक है, इसके बाद हमको और दो ठो सिर्फ ऐसे पढ़ना है। कंप्यूटर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम। ठीक है, जितना आएगा इतना तक हम पढ़ा दिए। इसके बाहर और क्वेश्चन वो लोग नहीं देगा। हाँ, हो सकता है सिर्फ नाम चेंज कर दे, वहां पर ईडीपी दे देगा और कुछ नहीं करेगा। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ईडीपी एंड मैनुअल अकाउंटिंग। क्या तुम लोग लिख दोगे? ठीक है, इसको ध्यान से करना, थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर लिख देना वहां पर। हो गया? अच्छा,
सुनो, ऐसे जो 620 है ना, एक चैप्टर आएगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, जो तुम लोग का सिलेबस में कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स का आता है, मिनिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा ही एग्जाम में देता है। तो जो ऐसे 620 है ये हम लोग के बारे में बताता है। एक्सपर्ट का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? देखो, सीए का मतलब क्या हुआ, वो अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं अकाउंट्स का वो एक्सपर्ट है। किंतु जब सीए कहीं पर ऑडिट करने जाएगा, तो अकाउंट्स का जब ऑडिट करेगा तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसा स्थिति होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लैंड बिल्डिंग को दिखाएगा, प्लांट मशीन को दिखाएगा। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है कि लैंड बिल्डिंग को मार्केट वैल्यू पर दिखाया जाए? ये पॉसिबल है कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो, बुक पर तो दिखाया जाता है, अगर चाहेगा तो कंपनी क्या उसको मार्केट वैल्यू पर दिखा सकता है? बताओ हमको। फिक्स एसेट्स को लेकर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10, ठीक है। तो वो बोलता है यदि कोई चाहे तो मार्केट वैल्यू पर दिखाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो भैया कैसे दिखाएगा बताइए? सपोज मान लीजिए बुक वैल्यू है 80,000 लैंड बिल्डिंग का, किंतु मार्केट में उसका दाम अब हो चुका है 10 लाख। कितना हो चुका है? अच्छा, 10 लाख। पहले कितना था? 80,000, अब कितना हो गया? 10 लाख। तो कितना इंक्रीज किया बताओ हमको? 9,20,000। तो भैया 9,20,000 अगर यहाँ पर ज्यादा होगा तो मैच करेगा क्या? इतना अच्छा मैच नहीं करेगा कंफर्म। क्या लैंड बिल्डिंग ज्यादा हो गया है? मतलब क्या हुआ यहाँ पर? लैंड बिल्डिंग डेबिट किया वो लोग, जानबूझ के ऐसा किया ताकि मेरे जो इन्वेस्टर लोग हैं ना, वो देख के अट्रैक्ट हो जाए कि मेरे पास इतना का एसेट्स है, पहला बात। दूसरा, उसका कहना था मेरा कंपनी बहुत साल पहले खुला था, उस समय लैंड का दाम बहुत सस्ता में मिल रहा था। नया नया कंपनी बाद में आकर अपना वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, क्यों? वो लोग तो अभी खरीदा है। और उसकी तुलना में जबकि हकीकत ये है कि मेरा ज़्यादा दाम है, सही बात बोल रहे हैं ना? तो हम क्यों नहीं दिखाएं? तो बोला ठीक है, तुम भी दिखा सकते हो। अब बताओ मैच कैसे करेगा? तो बोला कि यहाँ पर एक रीवैल्यूएशन रिजर्व होगा। क्या होगा? अच्छा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा बताइए, ये कैश में होता है कि नॉन कैश होता है? अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ज्यादातर नॉन कैश होता है, कुछ नहीं बोलेगा तो इसका मतलब यही है कि एसेट का वैल्यू बढ़ाया गया। तो कितना से? 9,20,000 से। क्या समझ में आया? तो इंटी क्या पास करेगा वो लोग? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। भैया मान लीजिए आगे चलकर वो लोग मार्केट वैल्यू पर दिखाना शुरू किया और दाम बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन में रिजर्व बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ेगा। भैया सडनली मान लीजिए घट गया तो अब बताओ क्या होगा? सपोज मान लीजिए भैया 6 लाख से घट गया आने वाला दिन में, वहां पर ना आसपास का जो एरिया था वहां पर भूकंप आ गया था, बस उसका वैल्यू गिर गया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ये जो 10 लाख आप दिखा रहे हैं ना, अब ये लैंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू ये हो चुका है, देख लीजिए अब अच्छा से, 6 लाख हो चुका है। अब बताओ अच्छा वो लोग क्या दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, क्या करेगा एंट्री? और रिवर्स पहले मतलब अच्छा रिवैल्यूएशन रिजर्व बना कर रखा था, तो इसको अब कम करना पड़ेगा। कैसे? अरे क्या? अरे इसको उल्टा ना करेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग, लेकिन कितना से? अरे 6 लाख। क्या क्या बोल रहे थे? देखो 9,20,000 था ना, 9,20,000 था, तो कितना दिखाना है आपसे? सुनो पर ध्यान से, यहाँ पर अच्छा देखो आराम से देखो, यहाँ पर आगे कितना था? 10। 10 से कितना हो गया? 6। कितना घटा? 4। बस 4 दिखा देना यहाँ पर। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है तो समझ में आया सबको? अभी भी कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट है? कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसके मन में डाउट नहीं होगा? देख लें एक बार। नहीं है? वाह ठीक है प्रियंका, चलो वो हम लोग को समझाएंगे। अब सपोज मान लो अच्छा बैलेंस शीट में आगे था लैंड बिल्डिंग 5 लाख, ठीक है, तो आगे 5 लाख था, अब हो गया 6 लाख। कितना हो गया? वो बोला हम लोग मार्केट प्राइस दिखाएंगे। बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पर कितना का होगा? 1 लाख का। अब सुनो, इसका दाम घटकर, ठीक है, तो दाम घटकर क्या हो गया ना, लैंड बिल्डिंग का 6 लाख से हो गया 4.5 लाख। कितना हो गया? अच्छा, अब बताओ लोग क्या करेंगे? हाँ बोलो, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करेंगे?
मैंने हम क्या करें ये बताओ, लैंड बिल्डिंग क्रेडिट करे तो कितना से, लो अच्छा कर दिए, और बोलो क्या करें, डेबिट पे करना पड़ेगा कुछ, इधर तो मैच कराना है ना। हाँ क्या करें, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना से, कितना से, वेरी गुड बच्चा, 1 लाख से होगा क्यों, अरे जब पहले से था नहीं, अरे नहीं रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं, कोई रिजर्व नहीं है तो बना सकते हैं, लेकिन अच्छा कोई आगे से है नहीं तो घटाएंगे कैसे, रहेगा तब तो घटाएंगे, आगे जीरो था तो 1 लाख बनाना था, बढ़ गया बना सकते थे, लेकिन घटाएंगे कैसे, जितना रहेगा उतना ही ना घटेगा। ठीक है चलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व जीरो हो गया तो भैया और 50,000, पीएल तो हर एक साल बनता है, ये तो बनेगा ही बनेगा, पीएल एक फ्री रिजर्व होता है, पता है कि नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में कितना फ्री रिजर्व है, वेरी गुड 5, जिसमें एक पीएल है, तो पीएल का डेबिट कर दो, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलो, समझ में आ गया तो भैया मान लीजिए, फिर से अगर मतलब अच्छा पीएल में माइनस होगा 50,000, भैया सपोज मान लीजिए, अरे ये सर ऑडिट का हम लोग का टॉपिक आएगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, जहां पर ये टॉपिक ऐड होने वाला है थोड़ा देर के अंदर। सपोज मान लीजिए भैया लैंड बिल्डिंग का फिर से दाम हो गया 8 लाख, कितना हो गया अच्छा, 8 लाख, तब आप क्या कीजिएगा, तो देखो बता रहे हैं अगर ऐसा फिर से हुआ ना, इस बार कितना फिर से इंक्रीज किया, कितना अच्छा 4.5 लाख, फिर से अगर मान लो ऐसा हो, सॉरी सॉरी अच्छा 3.5 लाख, तो जो पीएल माइनस हुआ था ना, फिर से होगा चल लैंड बिल्डिंग डेबिट, कितना से करना, 3.5 से, तो सबसे पहले अच्छा पीएल को सेट नहीं करोगे, जो झूठ मूठ कर हम लोग काट लिए थे उसमें से पैसा, तो सबसे पहले किसको सेटअप करना पड़ेगा, पीएल को, लेकिन कितना से, जितना काटे थे उतना से, बाकी बात सब किस में चल जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब तो पीएल में कोई खतरा नहीं है, पीएल जैसा था वैसा ही बन गया, अरे मेरा मोटिव था रिवैल्यूएशन रिजर्व से, लेकिन क्या करते उस समय नहीं था, लिए थे इसी कारण से अभी उसको सेटअप कर रहे हैं, क्या समझ में आया। अब सुनो हम लोग को क्या करना है, मान लो वो लोग दिखाना चाहता है वैसा कंडीशन, तो कंपनी क्या करेगा बताओ, कंपनी तो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा लैंड बिल्डिंग को दिखाएं, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, अरे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पर दिखाना चाहेगा वो लोग, ठीक है वो लोग तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, कम से कम दिखा कर लोन भी तो ले सकते हैं, ज्यादा रहेगा तो बैंक ज्यादा लोन सैंक्शन करेगा। तुमको लगता है ऑडिटर इतना आसानी से वैल्यूएशन कर लेगा, अरे अकाउंट का चीज समझ सकते हैं क्या एएस है नहीं है, लैंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे करें, ऑडिटर जरूरी है कि वहीं पर रहता होगा, पॉसिबल नहीं, तब क्या किसको बुलाना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को, वैल्यूएशन ऑफिसर मतलब एक एक्सपर्ट आएगा, वो डिसाइड करके बताएगा, एक्सपर्ट दो तरह का हो सकता है, अच्छा क्लाइंट का भी हो सकता है जो वैल्यू डिसाइड किया होगा, तो अच्छा कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ना उसके पास, किसके आधार पर बनाया, ऑडिटर पूछेगा कि मान लो क्लाइंट का एक्सपर्ट है, किसका एक्सपर्ट है, क्लाइंट का, तो हम पूछेंगे ठीक है आप किसके आधार पर बता रहे हैं, ये प्राइस जो बता रहे हैं म्यूनसिपालिटी के आधार पर बताएं कि फेयर वैल्यू के आधार पर बताएं, कैसे बता देंगे, क्या स्टैंडर्ड के अनुसार बताएं, अगर वो दिया सही था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको लगता है नहीं उसका भी एक्सपर्ट गलत है, हमको डाउट हो रहा है, तो क्या करेंगे अपना खुद का एक्सपर्ट को बुलाएंगे, तो मेरा जो खुद का एक्सपर्ट आएगा वो वैल्यूएशन करेगा, वो सारा खर्चा लेंगे क्लाइंट से, घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है तो अच्छा वो एक्सपर्ट आकर क्या डिसाइड करेगा, वैल्यूएशन, भैया छोड़ दीजिए मान लेते हैं सपोज ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया, चलो मान लेते हैं लैंड बिल्डिंग का भी डिसाइड कर लिया, इतना बड़ा एक्सपर्ट था, ऑडिटर नहीं एक्सपर्ट था, फिर भी एक बात मान लो एक कॉल माइन है, ठीक है, कॉल माइन में क्या सी ऑडिट करने जाता है, अरे जाता है एकदम, तो कॉल माइन में क्या क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है वो लोग अपना बैलेंस शीट में, उन लोगों के लिए क्लोजिंग स्टॉक क्या है बताओ, कोयला है, अब बताओ कोयला उसके अंदर कितना है, कंपनी दिखा दिया 50 अरब का है, अब बताओ सर्च कर स्टॉक वेरिफिकेशन करोगे, हाँ करो, कॉल माइन के अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको तो खोदना वगैरह पड़ेगा तो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब बताओ कैसे डिसाइड होगा, इसको कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे, तो फिर एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट क्या ऐसे थोड़ी ना अच्छा ठोक ठोक कर देखेगा, ऐसा तो एक्सपर्ट होगा नहीं, एक कोयला निकला इतना दो इतना, ऐसे तो नहीं, या तो झाँक कर देखेगा, मतलब उन लोगों का एक अलग सा रूल होता होगा,
उन लोगों को एक ट्रेनिंग दिया जाता होगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो जैसे आईसीआई हम लोग को ट्रेनिंग देता है, उसी तरह से कोल माइन में कितना कोयला है कि नहीं है, इसका लिए अलग से ट्रेनिंग होता होगा। तो जैसे जैसे हीरा का बिजनेस है, अरे ये सब ऐसा चीज़ ही है, माइका, ये सब कैसे डिसाइड किया जाएगा? एक ऑडिटर नहीं सकेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग आएगा, ठीक है, तो बाहर से जो भी आने वाला है वो एक्सपर्ट देखेगा, तो वहां से अब कैसे वेरीफाई करेंगे एक्सपर्ट सही बोला है कि गलत बोला है? कुछ तो एविडेंस के आधार पर बोलता होगा। अरे कुछ तो एविडेंस होगा ना, मुझसे पूछेंगे तो इतना तो बुड़बक नहीं है कि बोल दिया कि इस तरह से तो हम समझ जाएंगे कि हम ठोक कर देखे ज्यादा दम था इसलिए ज्यादा का वैल्यूएशन है, ऐसा तो नहीं होगा। हम भी एक ऑडिटर हैं तो बताएगा ना किसके आधार पर वो लोग वैल्यूएशन निकाला एक्सपर्ट, वो सारा एविडेंस देंगे, प्लस चेक करेंगे जी जो एक्सपर्ट करने आया है ये कौन सा किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड है कि नहीं है, वो इंस्टीट्यूट खुद भी सर्टिफाइड है कि नहीं है। जैसे कि अच्छा बहुत सारा ऐसा सर्टिफिकेट होता है जैसे ग्रेजुएशन वगैरह का, जो बच्चा इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है किंतु जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, चेक तो करेगा। या गवर्नमेंट अगर मान लो जैसे आईसीआई में एक मेंबरशिप नंबर मिलता है, उसी तरह से अगर उसको एक मेंबरशिप नंबर हो, ये तो गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का अलग से ऑडिट होता है। जिन लोग अच्छा से ऑडिट नहीं आता है लेकिन ऑडिटर बन जाता है, गवर्नमेंट का एक अलग से होता है, एक एग्जाम होता है उसका, वेस्ट बंगाल ऑडिटर का भी अलग से होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जगह पर तो वहां से अगर मान लो गवर्नमेंट की तरफ से है तो गवर्नमेंट ने तो सर्टिफिकेट दिया होगा, तो वो चेक करेंगे, हाँ नहीं ठीक बात है। प्लस इसका रिपुटेशन को देखेंगे, रिपुटेशन का मतलब सीए का भी रिपुटेशन चेक किया जाता है, हम बताएंगे सब सीए ऑडिट नहीं कर सकता है, बताएंगे अच्छा इस क्या रूल है सीए के ऊपर, तो देखेंगे उसके ऊपर पहले से तो कोई आरोप नहीं लगा हुआ था, फ्रॉड वगैरह तो केस नहीं है उसके ऊपर। अगर फ्रॉड का केस है, वो पैसा लेकर गलत सर्टिफिकेट इशू करता है, तब उसका जो वैल्यूएशन है उसको हम लोग प्रॉपर नहीं मानेंगे। तो ये सारा कौन सा ऐसे बोला अच्छा हमको 620, तब उसके आधार पर वो क्लोजिंग स्टॉक सही है हम लोग मानने को तैयार हो गए। या मान लो सर्विस टैक्स का प्रॉब्लम हो गया, यह तो कानून का कुछ लीगल लॉ का बात है, बताओ कंपनी लॉ सबसे ज्यादा जानता है, सीएस लोग जानता है, हम लोग भी उतना नहीं जानते हैं। सबसे ज्यादा कौन जानेगा? सीएस का जो होगा कंपनी सेक्रेटरी। तो उन लोगों को जहाँ पर लॉ का जरूरत पड़ता है हम उन लोगों को अपॉइंट करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? उन लोगों को बुलाकर एडवाइस लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर लॉ का लेकर देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग वहाँ पर डिटरमाइन करेगा। तो ये ऐसे तुम लोग पढ़ लोगे घर पर, सीट में दिया हुआ है। दूसरा सीट में किसमें अच्छा ये, हाँ अच्छा दूसरा सीट का पेज 5 ऐसे 620, ये एग्जाम में भी बहुत समय लिखने आएगा, ये मेरा वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन चैप्टर में हेल्प करेगा ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग और एक ऐसे पढ़ने वाले हैं, बस अच्छा तो 9 क्लास हो गया और एक है 10, उसके बाद आराम से तुम लोग चैप्टर को पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके बाद हम लोग आराम से पढ़ने सकेंगे।